नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मार्को और आप सुन रहे हैं मार्को डार्क नाइट, जहां हर रात एक नया डर जिंदा होता है। आज की कहानी आपको ले जाएगी उस सुनसान सड़क पर, जहां एक बस आधी रात में अचानक रुक गई थी। तो शुरू करते हैं कहानी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मूलचंद है और मैं छत्तीसगढ़ के रायपुर शहर से कुछ ही घंटों की दूरी पर मौजूद एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं। आज जो कहानी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं, वो मेरे जीवन में घटी एक बहुत ही भयंकर और डरावनी घटना के बारे में है। वह घटना इतनी भयंकर और डरावनी थी कि उस घटना में मैंने मेरी आंखों के सामने किसी इंसान को अपनी मौत के सामने अपने आप को बचाने के लिए तड़पते हुए देखा है। लेकिन मुझे आज भी उस चीज का अफसोस है कि मैं उस वक्त चाहकर भी उस इंसान को नहीं बचा पाया था, क्योंकि उस वक्त मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ था जो कि आप कहानी में आगे जानने वाले हैं। दरअसल वो बात आज से लगभग 8 साल पहले की है, यानी कि ये 2015 या 16 के वक्त की बात रही होगी। मैं शहर से अपनी बस को लेकर गांव की तरफ आ रहा था। आप लोगों को बता दूं कि मुझे बस ड्राइविंग का काम करते हुए लगभग 20 साल का समय हो चुका है और मैं लगातार पिछले 20 साल से रायपुर शहर से हमारे अगल बगल के छोटे छोटे गांवों तक बस चलाने का काम किया करता हूं। दिन में सुबह के वक्त मैं अपने गांव से बस को लेकर निकलता हूं और फिर पास के ही जितने भी छोटे छोटे गांव हैं, उन गांवों से होते हुए सवारियों को अपने साथ बिठाते हुए मैं रायपुर शहर की तरफ निकल पड़ता हूं। और फिर दोपहर को लगभग 3 बजे मैं फिर से रायपुर शहर से गांव की तरफ आने वाली सवारियों को वहां से बिठाकर अपने गांव की तरफ उन सवारियों को अलग अलग छोटे छोटे गांवों में उतारते हुए वापस अपने घर तक आ जाता हूं। अब जिस बस को मैं चलाने का काम किया करता था, वो बस मेरी नहीं थी, बल्कि वो शहर के ही एक सेठ आदमी की थी, जिस पर कि मैं और मेरे साथ एक खलासी, जिसको कि आप बस कंडक्टर भी समझ सकते हैं, वो रहा करता था। मेरे उस बस कंडक्टर का नाम रमेश था। अब जिस बस को मैं चलाया करता था, वो कोई सरकारी बस तो थी नहीं, बल्कि वो शहर के उस सेठ आदमी की एक प्राइवेट बस थी, जिसको उसने अपने एक धंधे के रूप में गांव से शहर के लिए चालू कर रखा था। और उसी बस से होने वाली कमाई में से वो हम दोनों को भी हमारी तनख्वाह दिया करता था। लेकिन जब मैंने मेरी जिंदगी में वो काम शुरू किया था, तो उस वक्त मुझे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि एक दिन इसी काम के चलते मुझे किसी ऐसी घटना का सामना करना पड़ेगा, जिसकी वजह से मुझे अपनी आंखों के सामने साक्षात अपनी मौत नजर आएगी और मैं कभी भी उस चीज का शिकार हो जाऊंगा। अब जिस दिन की बात मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, उस दिन मैं सबसे पहले तो सुबह के वक्त अपने गांव की तरफ से बस लेकर शहर की तरफ जाता हूं। पर जाते वक्त तो बाकी के दिनों की तरह ही उस दिन सब कुछ ठीक ठाक था। समय तेजी से आगे बढ़ता है। अब 3 बजे के बाद का समय, आसमान में काले बादल घिरते हुए। पर शहर से जब 3 बजे हम लोगों ने बस वापस स्टार्ट की और हम गांव की तरफ आने लगे, तो उस दिन शहर से निकलते ही हमें आसमान में हल्के हल्के बादल दिखाई देने लगे थे। उन बादलों को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे जल्दी ही बारिश आने वाली है। बादलों का तेजी से काला होना, अंधेरा छाना, बस की हेडलाइट जलती है। अभी मैं बस को लेकर कुछ दूर आगे निकला ही था कि तभी उन बादलों ने अपना विकराल रूप धारण कर लिया था। यानी कि अब वो काफी ज्यादा काले काले दिखाई दे रहे थे, जिनको देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद आज बारिश काफी तेज आने वाली है। अब आसमान में काले बादल होने की वजह से शाम ढलने से पहले ही चारों तरफ थोड़ा अंधेरा अंधेरा सा हो गया था, जिसकी वजह से मैंने बस की हल्की सी हेडलाइट की रोशनी चालू कर ली थी। बस हाईवे पर चल रही है, फिर धीरे धीरे ग्रामीण सड़क की ओर। अभी हम लोग शहर से हमारे गांव वाले इलाके की तरफ आ ही रहे थे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि शहर से गांव वाले इलाके में आने के लिए भी हमें एक बड़े से हाईवे से गुजरना पड़ता था और उस हाईवे पर हमें लगभग 4 घंटे का सफर तय करना पड़ता था। तब जाकर कहीं हम लोग थोड़ा बहुत ग्रामीण इलाके की तरफ आ पाते थे। हाईवे से नीचे उतरने के बाद भी हम लोगों को करीबन 1 घंटे का सफर और तय करना पड़ता था। और उस 1 घंटे के सफर को तय करने के बाद ही सबसे पहले वाला गांव आता था, जहां पर कि कुछ सवारियां बस से उतरती थीं और कुछ सवारियां बस में बैठती थीं। इससे पहले शहर से निकलने के बाद बस को कहीं पर भी नहीं रोकना पड़ता था और बस लगातार अपनी एक ही रफ्तार में चलती रहती थी। बस का इंटीरियर, मूलचंद चिंतित, रमेश ऊँघता हुआ। उस दिन भी जब हम शहर से निकले, तो अब भी हमें शहर से निकले हुए लगभग 2 घंटे का समय हो चुका था
और मैं अपनी बस को उस हाईवे पर लेकर ही चल रहा था। उस वक़्त तक आसमान में बादल भी हो चुके थे और चारों तरफ अंधेरा भी हो चुका था। उन सब चीज़ों को देखकर मुझे ऐसा लग रहा था कि आज तो गांव पहुंचते-पहुंचते काफ़ी ज़्यादा समय भी लगने वाला है और शायद रास्ते में ही बारिश भी आ जाएगी। अब समय इसलिए लगने वाला था क्योंकि बरसात के दौरान बस को थोड़ा ध्यान से धीमी रफ्तार में चलाना पड़ता है, क्योंकि बारिश में गांव की सड़क होती ही वैसे टूटी-फूटी है और फिर जब बारिश हो जाती है तो उन टूटी-फूटी सड़कों के गड्ढों में पानी भर जाता है, जिसकी वजह से इस चीज़ का ध्यान नहीं पड़ता कि किस जगह पर ज़्यादा गहरा गड्ढा है और किस जगह पर नहीं है। बारिश की बूंदें शीशे पर गिरती हैं, हवा तेज़ होती है, बिजली कड़कती है। अब इसी चीज़ की चिंता मुझे लगातार सताए जा रही थी, लेकिन फिर भी मैं सोचता हूँ कि आगे चलने के अलावा अब हमारे पास कोई उपाय भी नहीं है। लेकिन मेरी कोशिश यही थी कि बारिश के आने से पहले-पहले किसी भी तरह हम लोग गांव पहुंच जाएं। लेकिन थोड़ी ही देर में मेरी यह उम्मीद टूट जाती है, क्योंकि अभी तो मैं बस को लेकर हाईवे पर ही चल रहा था कि तभी मेरे बस के आगे वाले शीशे पर कुछ हल्की-हल्की बारिश की बूंदें गिरने लगती हैं। उन बूंदों को गिरता हुआ देखकर मैं समझ जाता हूँ कि अब थोड़ी ही देर में बारिश काफ़ी तेज़ स्टार्ट होने वाली है और कुछ ही देर बाद होता भी कुछ वैसा ही है। अब बारिश काफ़ी तेज़ आने लगी थी। बारिश के साथ-साथ ही तेज़ रफ्तार वाली हवाएं भी चल रही थीं, जिसकी वजह से बारिश की बूंदें साइड वाली खिड़की से अंदर की तरफ आ रही थीं और मेरे कपड़ों को भिगो रही थीं। इसी वजह से मैंने बस की साइड वाली खिड़की का शीशा बंद कर दिया। अब जिस चीज़ की किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी, थोड़ी ही देर बाद वहां पर कुछ वैसा हो जाता है। मतलब कुछ देर पहले जहां पर आसमान बिल्कुल साफ था और चारों तरफ काफ़ी उजाला था, तो अब उस बारिश के आते ही चारों तरफ अंधेरा और हर तरफ सिर्फ बारिश ही बारिश दिख रही थी और कुछ ही देर में तो बिजलियां भी कड़कने लगी थीं। मैंने आज से पहले इतनी जल्दी मौसम को बदलते हुए नहीं देखा था। वो मौसम भी अब धीरे-धीरे अपना काफ़ी ज़्यादा विकराल रूप ले रहा था, क्योंकि बस चलाते वक्त जैसे ही आसमान से बिजली कड़कती थी, तो उस बिजली के तेज़ कड़कने की आवाज़ अचानक से मुझे डरा देती थी। बस हाईवे से उतरकर एक अंडरपास पुलिया की ओर जाती है। अंधेरा, बारिश। अब उस हाईवे का वह मोड़ आने वाला था, जहां से मुझे बस को नीचे उतारकर एक अंडरपास वाली पुलिया के नीचे से होते हुए गांव वाले इलाके की तरफ जाना था। पर उस पुलिया से भी लगभग 1 घंटे की दूरी तय करने के बाद ही पहला गांव आने वाला था। मतलब अब मुझे हाईवे को छोड़कर उससे नीचे उतरकर एक कच्ची गांव वाली सड़क पर बस को लेकर जाना था और उस कच्ची गांव वाली सड़क पर भी लगभग 1 घंटे चलने के बाद वह पहला गांव आता था, जिसमें कि सवारियां बस में बैठ जाती थीं और कुछ सवारियां बस से उतर जाती थीं। लेकिन शायद आज उस 1 घंटे की दूरी को तय करने में भी लगभग आधा घंटा ज़्यादा लगने वाला था, क्योंकि बारिश की वजह से मैं थोड़ा कम स्पीड में ही बस को चला रहा था। बस पुलिया के नीचे से गुजर रही है। अचानक मूलचंद को कुछ दिखता है। अभी मैं बस को हाईवे से नीचे उतारकर जैसे ही उस पुलिया के नीचे से घुमाते हुए उस पुलिया के नीचे से निकालने लगा, तो उस वक़्त मुझे वहां पर कुछ ऐसा दिखाई देता है, जिसको देखते ही मेरा एक पैर अचानक से बस के ब्रेक पर चला जाता है और बस वहीं की वहीं पर रुक जाती है। बस झटके से रुकती है। रमेश चौंक कर उठता है, सवारियां परेशान। बस को इस तरह से रुकता हुआ देखकर पीछे की सीट पर बैठा हुआ बस का कंडक्टर, जो कि नींद की झपकियां ले रहा था, उसकी अचानक से आंखें खुलती हैं और वह उठकर मेरी तरफ आता है और मुझसे कहता है, अरे मूलचंद, क्या हुआ? बस को रोक क्यों दिया? उस वक़्त मैं उसे अपने मुंह से तो कुछ नहीं बोलता हूँ, लेकिन अपने एक हाथ को आगे की तरफ उठाते हुए हाथ की उंगली से उसे आगे देखने के लिए इशारा करता हूँ। आगे एक बूढ़ी औरत बारिश में खड़ी, बैग लिए, बस रोकने का इशारा करती है। मेरा इशारा मिलते ही वह भी बस के आगे वाले शीशे से झांककर सामने की तरफ देखता है। उस वक़्त हमारे बस के आगे की तरफ एक बूढ़ी सी औरत खड़ी हुई थी, जिसने कि अपने हाथ में एक बैग ले रखा था और वह बस को रुकने का इशारा कर रही थी। बस के रुकते ही वह बस में चढ़ने के लिए उसकी तरफ आती है, पर उस वक़्त बारिश की वजह से हमने बस में जो चढ़ने वाला दरवाज़ा होता है, उसको बंद कर रखा था। तभी वह वहां पर आकर बाहर की तरफ से उस दरवाजे को खटखटाती है। कंडक्टर दरवाज़ा खोलता है। बूढ़ी औरत बिना कुछ कहे बस में चढ़ जाती है। दरवाज़ा खटखटाते ही बस का जो कंडक्टर था, वह दरवाजे को खोलता है।
उसके दरवाज़ा खोलते ही वह बूढ़ी सी औरत बिना कुछ पूछे ही अचानक से बस में चढ़ने लगती है। अभी वह बस में एक दो सीढ़ियों के ऊपर चढ़ी ही थी कि तभी अचानक से कंडक्टर उससे कहता है, अरे माता जी, आपको कहाँ जाना है? बूढ़ी औरत कंडक्टर पर चिल्लाती है, चेहरा गुस्से में। पर कंडक्टर के ऐसा पूछने पर भी वह अपने मुंह से कुछ भी नहीं बोलती हैं। और जो बाकी की दो तीन सीढ़ियां बची हुई थीं, उन सीढ़ियों को चढ़कर भी बस में आ जाती हैं। बस में ऊपर आने के बाद कंडक्टर उसे फिर से हाथ से इशारा करते हुए पूछता है कि आपको कहाँ जाना है। तो वह कहती हैं कि यह बस जहां जाने वाली है, मुझे भी वहीं जाना है। उसके ऐसा कहने पर कंडक्टर उसे फिर से पूछता है कि आप इतनी बारिश में यहां पर क्या कर रही थीं। लेकिन कंडक्टर के ऐसा पूछने पर वो बूढ़ी सी औरत उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहती हैं कि तुझे तेरा किराया लेने से मतलब है या इस बात से मतलब है कि मैं यहां पर क्या कर रही थी। दिख नहीं रहा कि बारिश में भीगते हुए मैं किसी साधन के आने का ही इंतजार कर रही थी। जब मैं यहां से गुजर रही थी तो अचानक से बारिश आने लग गई। इसी वजह से मैं इस पुलिया के नीचे बारिश से बचने के लिए खड़ी थी। जब तुम्हारी बस को आते हुए देखा तो मैंने तुमको रुकने का इशारा कर दिया, और जब तूने बस रोक दी तो मैं बस में चढ़ गई। अब बता, इससे ज्यादा तुझे और क्या जानना है? ये सब बातें उस बूढ़ी औरत ने उस कंडक्टर के ऊपर थोड़ा सा चिल्लाते हुए और रूखी सी आवाज में कहीं। कंडक्टर हताश होकर दरवाजा बंद करता है, मूलचंद को आगे बढ़ने का इशारा करता है। उस वक़्त शायद कंडक्टर ने भी सोचा कि इस बूढ़ी औरत से ज्यादा दिमाग लगाने से कोई मतलब नहीं है। इसी वजह से वह बस के उस दरवाजे को फिर से बंद करते हुए उसे कहता है कि ठीक है, आप जाकर सीट पर बैठ जाइए। उसके बाद वह मुझे भी बस को चलाने का इशारा करता है। फिर मैं वापस से बस को वहां से आगे की तरफ ले जाने लगता हूँ। मूलचंद पीछे के मिरर में देखता है, बूढ़ी औरत अकेली पीछे बैठी है। लेकिन बस चलाते चलाते ही मैं बस में पीछे की तरफ देखने के लिए जो मिरर लगा हुआ होता है, उसमें देख रहा था कि वह बूढ़ी औरत बस में जो सबसे पीछे वाली सीट थी, उस पर जाकर बैठती है। उस वक़्त उस सीट पर और कोई भी नहीं बैठा हुआ था, यानी कि वह सीट पूरी तरीके से खाली थी। ऐसा नहीं था कि आगे की तरफ कोई सीट खाली ही नहीं थी। बीच बीच में कोई इक्की दुक्की सीट खाली थी, लेकिन वह उन सीटों पर नहीं बैठती हैं, बल्कि आराम से पीछे जाकर अकेली ही बैठती हैं। अब उसके इस तरह से पीछे की तरफ जाकर अकेला बैठने का क्या मतलब था, इसका मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन फिर मैं उसकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देता हूँ और बस को आगे की तरफ चलाने लगता हूँ। बस आगे बढ़ रही है, मूलचंद के चेहरे पर चिंता। अभी वहां से बस को चले हुए लगभग 10 मिनट का समय ही हुआ था। लेकिन पता नहीं आज मुझे पहली बार कुछ ही देर में ऐसा लगने लग गया था कि जैसे आगे चलकर हम लोगों के साथ कुछ गलत होने वाला है। उस वक्त तक मुझे बस चलाते हुए लगभग 12 साल का समय हो गया था, लेकिन मेरे मन में कभी भी इस तरह का भाव नहीं आया था कि बस चलाते वक्त मेरे साथ कुछ गलत हो सकता है। लेकिन पता नहीं उस वक्त अचानक से ही मेरे मन में इस तरह के विचार आने लगे थे कि जैसे आगे चलकर कुछ बहुत बड़ा अनर्थ होने वाला है। अचानक मूलचंद पीछे के मिरर में देखता है, भयानक चेहरा। अभी मैं उस विचार को अपने मन से निकालने की कोशिश करते हुए बस को चला ही रहा था कि एक पल के लिए अचानक से मेरी नज़र एक बार फिर से उस पीछे वाले मिरर के ऊपर जाती है। जैसे ही मेरी नज़र उस मिरर के ऊपर जाती है तो मेरी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और मेरे चेहरे पर अचानक से बहुत ही ज़्यादा चिंतित होने के भाव आ जाते हैं और मैं बहुत ज़्यादा अचंभित हो जाता हूँ, क्योंकि उस वक़्त मुझे उस पीछे वाले मिरर में कुछ ऐसा दिखाई दिया था जिसको देखते ही मेरी हालत ख़राब हो गई थी और मैंने एक झटके के साथ ही अचानक से उस बस के ब्रेक लगा दिए। बस तेज़ी से रुकती है, सवारियां आगे गिरती हैं। चीख पुकार, मूलचंद का चेहरा डर से पीला। उस वक्त मैंने इस तरीके से बस के ब्रेक लगाए थे कि बस में बैठे हुए जो भी लोग थे वह अचानक से आगे वाली सीट पर जाकर मुंह के बल लगे थे। मेरे इस तरीके से ब्रेक लगाने पर पीछे की तरफ से कुछ लोग तो चिल्लाने भी लगते हैं। लेकिन जैसे ही झटके के साथ मैंने बस के ब्रेक लगाए और एक पल के लिए झटके की वजह से मेरी नज़र उस पीछे वाले मिरर के ऊपर से हटी, तो उस नज़र के हटते ही जब मैंने दोबारा से उस मिरर में देखा तो मुझे वहां पर वैसा कुछ भी दिखाई नहीं देता है जैसा कि अभी एक पल पहले ही मुझे उस मिरर में दिखाई दे रहा था। दरअसल कुछ पल पहले ही जब मैंने उस मिरर में देखा तो मुझे दिखाई देता है कि कुछ देर पहले ही जो बूढ़ी औरत उस सबसे पीछे वाली सीट पर जाकर बैठी थी, अब उस बूढ़ी औरत की जगह उस बस में एक बहुत ही खतरनाक और डरावनी औरत बैठी हुई थी,
जिसका कि रूप काफी ज्यादा भयंकर दिखाई दे रहा था और उसका चेहरा किसी डायन या चुड़ैल की तरह लग रहा था, जो कि पीछे की तरफ बैठी बैठी बस में बैठी हुई सभी सवारियों को अजीब तरीके से घूर रही थी। और उस वक्त मुझे उसका एक हाथ भी दिखाई देता है, जिस हाथ से वह अपने चेहरे की तरफ कुछ अजीब सा कर रही थी। अब यह चीज देखते ही मैं बहुत ज्यादा घबरा जाता हूं और उस घबराहट में मेरे से बस के अचानक से झटके के साथ ब्रेक लग जाते हैं। लेकिन बस के रुकते ही जब मैंने फिर से उस मिरर में देखा तो मुझे वहां पर फिर से सब कुछ नॉर्मल दिखाई देता है, यानी कि अब उस जगह पर वह बूढ़ी औरत ही बैठी हुई थी। पर उस वक्त मुझे सबसे ज्यादा अजीब बात यह लगी कि झटके के साथ बस के रुकने की वजह से बस में बैठे हुए लगभग लगभग सभी लोग मेरे ऊपर चिल्ला रहे थे कि तुम ठीक तरीके से बस नहीं चला रहे हो। कुछ देर पहले भी तुमने इसी तरीके से झटके के साथ ब्रेक लगाते हुए बस को रोका था। अगर किसी को कोई चोट लग जाती तो तुम्हारा क्या जाता। अब बाकी के लोग तो ये सब बातें कह रहे थे और मेरे ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो रहे थे, लेकिन जो बस में सबसे पीछे की तरफ उस पीछे वाली सीट पर बूढ़ी औरत बैठी हुई थी, वह कुछ भी गुस्सा नहीं कर रही थी, बल्कि वह बिल्कुल शांत उस सीट पर बैठी बैठी उन लोगों की तरफ देख रही थी। पहले तो मुझे लगा कि इस तरीके से झटके के साथ ब्रेक लगने की वजह से वो बूढ़ी औरत सबसे ज्यादा चिल्लाएगी, क्योंकि जब वह बस में चढ़ी थी तो कंडक्टर से बात करते वक्त ही वह उससे काफी ज्यादा चिल्लाते हुए बात कर रही थी। लेकिन इतना बड़ा झटका लगने के बाद भी वह बिल्कुल शांत थी। अब यह बात मुझे कुछ हजम नहीं हो रही थी और अभी कुछ देर पहले ही मुझे वहां पर जो दिखाई दिया था वह भी मुझे समझ में नहीं आ रहा था। उस वक्त तो मैंने सोचा कि शायद वह सब मेरे मन का वहम होगा। इसी वजह से मैं बस में बैठे हुए सभी लोगों को शांत करता हूं और उनसे बहाना बनाते हुए कहता हूं कि बस के आगे कोई छोटा सा जानवर आ गया था, जिसको बचाने के चक्कर में मैंने इस तरीके से झटके के साथ बस के ब्रेक लगाए। मूलचंद बस फिर से चालू करता है, चेहरे पर डर और भ्रम का मिश्रण। अब उन लोगों को समझाने और शांत करने के बाद मैं फिर से बस को स्टार्ट करके चलने लगता हूं। बस गांव की सुनसान कच्ची सड़क पर चलती है। बारिश तेज, हेडलाइट की रोशनी में रास्ता दिखता है। अब मैं गांव की तरफ जाने वाली उस सड़क पर था, जिस सड़क पर मुझे लगभग 1 से 1.5 घंटे की दूरी तय करनी थी। अभी उस सड़क पर चलते हुए मुझे लगभग आधे घंटे का समय हो चुका था और अब मैं उन बारिश की बूंदों के बीच अपनी बस की हेडलाइट की रोशनी में रास्ते को गौर से देखते हुए आगे की तरफ जा रहा था। उस हाईवे से गांव के बीच की वह सड़क दिखने में भी काफी ज्यादा सुनसान दिखाई देती थी, क्योंकि वहां पर अगल बगल में ना ही तो कोई गांव था और ना ही कोई ऐसी चीज थी जिसकी वजह से वहां पर लोगों का ज्यादा आना जाना लगा रहता हो। यानी कि कुल मिलाकर वह जगह पूरी तरीके से वीरान थी। कंडक्टर ऊँघता हुआ, कुछ सवारियां सोई हुई, मूलचंद अकेला ड्राइव कर रहा है। अब शायद बारिश की तेज गिरती हुई बूंदों की आवाज के बीच बस का कंडक्टर फिर से अपनी सीट पर बैठा बैठा नींद की झपकियां लेने लगा था और बस की कुछ सवारियां भी उस वक्त नींद में थीं। कुछ गिने चुने लोग ही थे जो एक दूसरे के जानकार थे। इसी वजह से वह अपनी बातों में मशगूल थे और मैं अकेला ही बस चला रहा था। उस वक्त वहां पर बैठकर मेरे से कोई बात करने वाला भी नहीं था। अचानक मूलचंद को सड़क के किनारे एक आकृति दिखती है। अभी मैं उस बस को सड़क से लेकर जा ही रहा था कि तभी अचानक से मुझे सड़क के बगल में उस तेज बारिश के बीच ही कोई चलता हुआ दिखाई देता है। दूर से तो देखने पर मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता है, लेकिन जैसे जैसे बस उसके करीब जा रही थी तो धीरे धीरे मुझे यह समझ में आने लगा था कि यह कोई औरत है। औरत भी कोई ऐसी वैसी नहीं, बल्कि एक बूढ़ी औरत है। बस बूढ़ी औरत के बगल से गुजरती है। मूलचंद गौर से देखता है, उसके होश उड़ जाते हैं। लेकिन जैसे ही मेरी बस उसके बगल से गुजरती है और उसके बगल से गुजरते हुए जब मैं उसकी तरफ गौर से देखता हूं तो उसको देखते ही मेरी एक बार फिर से हालत खराब हो जाती है, क्योंकि उस वक्त जैसे ही मैंने उस सड़क पर चल रही बूढ़ी औरत के बगल से बस को गुजारा तो गौर से देखने पर मुझे दिखाई देता है कि वह बिल्कुल हूबहू वही बूढ़ी औरत थी जो कि अभी मेरी बस में पीछे की तरफ सबसे लास्ट वाली सीट पर बैठी हुई थी। सड़क पर बूढ़ी औरत का शॉट, सिर पर लकड़ियों का गट्ठर, हाथ में लाठी, बारिश में चलती हुई। उस वक्त वो उस सड़क के किनारे किनारे अपने सिर पर एक लकड़ियों का छोटा सा गट्ठर लेकर उस तेज बारिश में चलते हुए ही जा रही थी। साथ ही उसने अपने हाथ में सहारे के लिए एक लकड़ी भी ले रखी थी। उस औरत को गौर से देखते ही मुझे एक ही पल में यह समझ में आ जाता है कि यह तो वही औरत है जो पीछे की तरफ बैठी हुई है।
मूलचंद तुरंत पीछे के मिरर में देखता है। सीट खाली है। उसके चेहरे पर अत्यधिक डर और भ्रम। अब यह चीज दिमाग में आते ही मैं बस चलाते हुए अचानक से पीछे वाले मिरर पर देखता हूं। पर जब मैं पीछे वाले मिरर पर देखता हूं तो मुझे वहां पर कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसको देखते ही मेरे होश उड़ जाते हैं। और उस वक्त मुझे समझ में नहीं आता है कि आखिर आज मेरे साथ यह सब क्या हो रहा है। पहले तो मुझे उस तरह के भाव आना कि हमारे साथ कुछ गलत होने वाला है, और उसके बाद उस बूढ़ी औरत का बार बार यूं अलग अलग जगह पर दिखना, और कुछ देर पहले उसका एक चुड़ैल या डायन की तरह का रूप कुछ पल के लिए मुझे दिखाई देना। आखिर यह सब मुझे आने वाले कौन कौन से खतरे की चेतावनी दे रहे थे, ये मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था। क्योंकि जैसे ही मैंने पीछे वाले मिरर में देखा तो मुझे दिखाई देता है कि वह बस की जो सबसे लास्ट वाली सीट थी वो बिल्कुल खाली पड़ी थी। यानी कि उस वक्त उस सीट पर वो बूढ़ी औरत नहीं बैठी हुई थी। मैंने गौर से अपने हाथ से चलती हुई बस में ही उस शीशे को थोड़ा इधर उधर घुमाकर देखा, पर बस की किसी भी सीट पर वो औरत मुझे बैठी हुई दिखाई नहीं दे रही थी। अचानक बस के पीछे से जोरदार धमाके की आवाज़, बस हिलती है। मूलचंद मजबूरन ब्रेक लगाता है। अब ये चीज़ देखते ही मैं काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता हूँ, क्योंकि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर चलती हुई बस से अचानक से वो औरत कहाँ गायब हो गई। अभी मैं कुछ सोच या समझ पाता उससे पहले ही बस के पीछे की तरफ से काफ़ी तेज़ आवाज़ आती है, और उस आवाज़ के साथ ही बस अजीब तरीके से हिलने लगती है। उस चीज़ को देखते ही मुझे मजबूरन बस को वहीं की वहीं रोकना पड़ता है, क्योंकि अगर मैं बस को नहीं रोकता और उसी रफ्तार में बस को चलाता रहता तो थोड़ी ही देर में बस का संतुलन बिगड़ जाता और कुछ भी बड़ा हादसा हो सकता था। रमेश फिर से चौंक कर उठता है, मूलचंद के पास आता है। अब एक बार बस को फिर से रुकता हुआ देखकर और उससे पहले पीछे की तरफ से आने वाली उस तेज धमाके की आवाज़ के साथ ही मेरे बस के कंडक्टर की आंखें फिर से खुलती हैं, और वह एक बार उठकर फिर से मेरी तरफ आता है और मुझसे पूछता है कि अरे मूलचंद, क्या हुआ? इस बार कौन आ गया बस के आगे? तो मैं उससे कहता हूं कि मुसीबत इस बार बस के आगे नहीं बल्कि पीछे की तरफ आई है। वो कहता है कि मैं कुछ समझा नहीं। तो मैं उससे कहता हूं कि मेरे कहने का मतलब है कि शायद बस के पीछे वाले टायर में कोई दिक्कत है, एक बार उतर कर देखना पड़ेगा। मेरे ऐसा कहने पर वह कहता है कि बाहर तो काफी तेज बारिश आ रही है, तो ऐसे में हम कैसे देखेंगे? मूलचंद गुस्सा करता है, रमेश को समझाता है। जब उसने मुझे यह बात कही तो मैं उसके ऊपर गुस्सा करते हुए कहता हूं कि यार, तेरा दिमाग खराब हो गया है। अभी थोड़ी ही देर में रात होने वाली है और हमारी जिम्मेदारी बस में बैठे हुए इन सभी लोगों को सही सलामत उनके घर तक पहुंचाना है। अगर हम यहीं पर रुककर बारिश के रुकने का इंतजार करते रहे तो हो सकता है कि बारिश तो सुबह तक भी ना रुके। तो क्या हम पूरी रात यहीं पर रुके रहेंगे? मेरे को इस तरह से गुस्सा करता हुआ देखकर वह मुझसे कहता है कि हाँ हाँ, आपकी बात सही है, हमें उतर कर देखना ही पड़ेगा। कंडक्टर छाता ढूंढता है, एक यात्री के पास मिलता है, दोनों उतरते हैं। तो मैं उसे कहता हूं कि तू बस में पीछे की तरफ बैठी हुई सवारियों में सबसे पूछ कि किसी के पास बारिश से बचने वाला छत्ता है क्या? अगर किसी के पास है तो उसको लेकर बस के पीछे की तरफ आ जा। कंडक्टर के सवारियों से पूछने पर कुछ ही देर में एक आदमी के पास हमें छत्ता भी मिल जाता है, जिसको लेकर बस का कंडक्टर पहले तो बस से नीचे उतरता है, फिर मेरे केबिन की तरफ आगे से होते हुए आकर मेरी खिड़की के बगल में आकर खड़ा हो जाता है। दोनों बस के पीछे जाते हैं। एक टायर फटा हुआ मिलता है। इसके बाद मैं बस से नीचे उतरता हूं और हम दोनों उस एक छत्ते के सहारे ही बस के पीछे वाले टायरों को चेक करने लगते हैं। एक तरफ के टायरों में तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जैसे ही हम दूसरे टायरों की तरफ गए तो हमें दिखाई देता है कि एक साइड वाला पीछे का टायर फटा हुआ है। अब उस फटे हुए टायर को देखकर मेरी तो काफी ज्यादा चिंता बढ़ गई थी, क्योंकि फटे हुए टायर के साथ हम लोग बस को लेकर आगे की तरफ नहीं जा सकते थे, क्योंकि उस वक्त बस में कई सवारियां बैठी हुई थीं। तो इतने वजन के साथ फटे हुए टायर से बस को चलाना सही नहीं था। इसी वजह से मैं कंडक्टर से कहता हूं कि हमें अभी इसी वक्त इस टायर को बदलना पड़ेगा। रमेश टायर बदलता है, मूलचंद छाता पकड़े हैं, बारिश तेज। उस वक्त हम लोगों के पास बस में एक एक्स्ट्रा टायर पड़ा हुआ था, जिसको हम लोगों ने पहले तो बस से नीचे उतारा और उसके बाद मेरी जो बस का कंडक्टर था वो उस पहले वाले टायर को बस से खोलने लगता है। जिस वक्त वह बस के टायर को बदल रहा था उस वक्त मैं उसके पास छत्ता लेकर खड़ा हुआ था और मैंने अपने एक हाथ से उसके ऊपर भी छत्ता कर रखा था
और उसी के नीचे मैं भी थोड़ा थोड़ा हल्का सा भीगते हुए वहीं पर खड़ा था। मूलचंद को बूढ़ी औरत की बात याद आती है। वह रमेश को बताना चाहता है। अभी मैं उसके पास वहां पर छत्ते को पकड़े हुए खड़ा ही था कि तभी अचानक से मेरे दिमाग में वह बूढ़ी औरत वाली बात आती है और मैं सोचता हूं कि मैं तो रमेश को वह बात बताना भूल ही गया। इसी वजह से जैसे ही मैं उस बूढ़ी औरत वाली बात रमेश को बताने की सोचता हूं और उसे बताना चाहता हूं कि वह बूढ़ी औरत अचानक से चलती हुई बस में से ही गायब हो गई है और कुछ देर पहले मुझे सड़क के बगल में चलती हुई दिखाई दे रही थी। अचानक बस की खिड़की से बूढ़ी औरत का मुंह बाहर आता है। मूलचंद डर जाता है। अभी मैं यह सोच ही रहा था कि तभी जिस वक्त हम उस बस का टायर बदल रहे थे तो अचानक से बस की खिड़की में से अंदर की तरफ से कोई बाहर की तरफ अपना मुंह निकालता है और मुंह निकालकर बोलता है कि टायर खराब हो गया है क्या। उस आवाज को सुनते ही मैं अचानक से चौंकते हुए ऊपर खिड़की की तरफ देखता हूं। मेरा उस तरह से चौंकते हुए देखने का कारण यह था कि वह आवाज मुझे कुछ जानी पहचानी सी लग रही थी और जब मैं ऊपर की तरफ अपनी नजरों को घुमाकर देखता हूं तो मुझे दिखाई देता है कि अब बस के पीछे वाली सीट पर वही बूढ़ी औरत बैठी हुई है और वहीं बस की खिड़की से बाहर की तरफ मुंह निकालकर मुझसे यह बात पूछ रही हैं। मूलचंद का चेहरा भयभीत कांपता हुआ रमेश नीचे से आवाज देता है। अब उसको अचानक से बस में बैठा हुआ देखकर मेरे तो पूरे शरीर में कपकपी सी दौड़ गई थी। अभी मैं कुछ कह पाता उससे पहले ही नीचे से टायर बदलता हुआ मेरा बस का कंडक्टर बोलता है कि अरे मूलचंद, बस में आगे की तरफ जो 12 तरह का पाना पड़ा हुआ है जरा उसे लेकर आना। ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती दोस्तों। मूलचंद के साथ और क्या हुआ, वह बूढ़ी औरत कौन थी और रमेश का क्या हुआ, इन सभी सवालों के जवाब आपको कहानी के अगले भाग में मिलेंगे। तब तक के लिए बने रहें क्योंकि यह रात अभी और भयानक होने वाली है।